नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, जो मैं भारतीय इतिहास का टू द पॉइंट जो पॉइंटर में पढ़ाने जा रहा हूँ, यह लेखपाल भर्ती की दृष्टि से और एएनएम जो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के माध्यम से एएनएम के 9212 पोस्ट आ रहे हैं, उन सभी भर्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत आराम से, धीरे धीरे आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा और बहुत गौर से ध्यान दीजिएगा। टू द पॉइंट जो पॉइंटर मैं लेकर आया हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। संविधान सभा तथा संविधान निर्माण प्रक्रिया, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। देखिए, साफ साफ एकदम दोस्तों दिख रहा है। जो भी भाई बहने चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, जिससे यह न्यूज़, यह मैटर सभी भाई बहनों तक पहुँच जाए। महात्मा गांधी ने 1922 में मांग की थी कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी। इसमें दोस्तों जो पॉइंट दिख रहा है, जो मैं 000 लगाया हूँ, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और इसको आप लोग बहुत अच्छे से रट लीजिएगा। संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत किया गया। दूसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष सर पैंथिक लॉरेंस थे। जो तीसरा 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष सर पैंथिक लॉरेंस थे, जिसके अन्य सदस्य एबी अलेक्जेंडर तथा स्टेफर्ड क्रिप्स थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा सर्वप्रथम 1942 की क्रिप्स योजना, ये आपकी जो बता रहे हैं, 1942 की क्रिप्स योजना में स्वीकार किया गया कि भारतीय संविधान का निर्माण एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई, आप देखिए साफ साफ इसमें दिया है, संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई 1946 में कराए गए। 10 लाख जनसंख्या पर प्रांतों के लिए एक प्रतिनिधि निर्वाचित करने की व्यवस्था की गई। संविधान सभा के सदस्यों को प्रांतों की विधानसभाओं ने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, संविधान सभा में 389 सदस्यों की व्यवस्था कैबिनेट मिशन योजना के तहत बनाई गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देख लीजिएगा। 389 सदस्यों की व्यवस्था कैबिनेट मिशन के योजना के तहत बनाई गई। प्रस्तावित संविधान सभा में कुल सदस्यों का बंटवारा ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि तथा मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि के रूप में होना सुनिश्चित हुआ। संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि संयुक्त प्रांत 55 से थे। राज्यसभा की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 15। राज्यसभा की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। देशी रियासतों में मैसूर ने संविधान सभा में सर्वाधिक 7 प्रतिनिधि भेजे। जुलाई 1946 में संपन्न संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को 208 स्थान मिला था दोस्तों। जब जुलाई 1946 में जो संविधान सभा के चुनाव में हुए थे, उसमें कांग्रेस को 208 स्थान मिले थे दोस्तों। और इसमें मुस्लिम लीग को 73 स्थान प्राप्त हुए थे। मुस्लिम लीग को 73 स्थानों पर सफलता प्राप्त हुई थी। संविधान सभा में देशी रियासत हैदराबाद के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। जो हैदराबाद, ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों, संविधान सभा में देशी रियासत के प्रतिनिधि का कौन भाग नहीं लिया था? तो वो कौन है? हैदराबाद। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये सब पूछा जाता है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन रहे? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जी जो है संविधान सभा के अस्थायी सदस्य रहे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 11 दिसंबर 1946। ये पॉइंट देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 11 दिसंबर 1946। नेक्स्ट है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने
13 दिसंबर 1946 को किया था दोस्तों। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, साफ साफ क्या पूछा है, उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया। संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया। और इसमें पूछा है भारतीय संविधान का निर्माता, पूछ रहे साफ साफ देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। भारतीय संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर संविधान सभा आए थे। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्या पूछ रहे हैं दोस्तों, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा की परामर्श समिति के अध्यक्ष, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, संविधान सभा के परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे, BN राव। साफ साफ दिया है इसमें, संविधान सभा के परामर्श समिति के अध्यक्ष BN राव थे। संविधान सभा का प्रारूप BN राव ने तैयार किया था। इसमें दिया है कि संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था, तो संविधान सभा का प्रारूप BN राव ने तैयार किया था। संविधान सभा ने प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया। ये सब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। संविधान सभा ने प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था दोस्तों। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, साफ साफ पूछता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऐसे ही पूछ लेता है दोस्तों। 7 सदस्यीय प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 को प्रस्तुत किया। 7 सदस्यीय प्रारूप है दोस्तों, देखिए साफ साफ दिया है इसमें। 7 सदस्यीय प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 को प्रस्तुत किया। दोस्तों इसमें अंतरिम मंत्रिमंडल का एक बार आप लोग ध्यान दे दीजिए, जब चुनाव हुए थे उस समय का बता रहा हूं मैं। जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष रहे। वल्लभ भाई पटेल गृह विभाग और सूचना तथा प्रसारण, बलदेव सिंह रक्षा, राजेंद्र प्रसाद जी खाद्य एवं कृषि, राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं खाद्य एवं कृषि, और जान मथाई उद्योग तथा आपूर्ति, आसफ अली रेलवे एवं परिवहन, जगजीवन राम श्रम, सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे उसमें, लियाकत अली खां वित्त से थे, और जोगेंद्र नाथ मंडल विधि। दोस्तों ज़्यादा करके ये सी राजगोपालाचारी जी का पूछता है और राजेंद्र प्रसाद जी का ज़्यादा करके पूछता है दोस्तों। और इसके साथ में देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। इसमें दिया है कि भारतीय संविधान जो है आपका 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। और भारतीय संविधान के अंतरिम संसद निर्वाचन नागरिकता, इसमें दिया है भारतीय संविधान के अंतरिम संसद निर्वाचन नागरिकता, संक्रमणकारी उपबंध आदि विषयों से संबंधित अनुच्छेदों का तुरंत प्रभाव किया गया। संविधान तैयार होने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। कभी कभी दोस्तों पूछ लेता है कि संविधान तैयार होने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली। भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा किया गया। संविधान की कुछ प्रमुख समितियां एवं उसके अध्यक्ष, दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जितने ये बताने जा रहा हूं मैं आपको। संविधान सभा के जो समिति और अध्यक्ष हैं, राज्य समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे। क्रेडेंशियल समिति कृष्णस्वामी अय्यर, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, सदन समिति पट्टाभी सीतारमैया, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारत की स्वतंत्रता के समय लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे। इसमें देखिए क्या दिया है, साफ साफ भारत की स्वतंत्रता के समय लेबर पार्टी
के क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे। उसमें पूछते हैं कि लेबर पार्टी क्लीमेंट एटली जो है कहाँ के प्रधानमंत्री हैं, तो ये ब्रिटेन के रहे। नेक्स्ट है, जितने निशान लगे हैं दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी जी, आचार्य जे.बी. कृपलानी जी रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। भारत की स्वतंत्रता के समय की बात है दोस्तों ये। संविधान सभा की बैठक मात्र 165 दिन चली तथा कुल 11 सत्र संपन्न हुए। इसमें दिया है, देखिए पूछता है कभी कभी क्वेश्चन, संविधान सभा की बैठक कितने दिन चली? 165 दिन चली और कुल 11 सत्र संपन्न हुए। भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल व पूर्वी पंजाब में पुनः निर्वाचन कराया गया था। ये भी पूछता है कि भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था उस समय पश्चिम बंगाल और पूर्वी पंजाब में निर्वाचन हुए थे कि नहीं, तो पुनः निर्वाचन कराया गया था दोस्तों। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा 3 जून 1947 को गठित की गई। भारत पाकिस्तान का विभाजन जो है माउंटबेटन योजना के आधार पर किया गया। ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों, भारत पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया? माउंटबेटन योजना के आधार पर किया गया। भारतीय संविधान के प्रारंभ होने की तिथि 26 जनवरी 1950 है दोस्तों। देखिए साफ साफ दिया है इसमें 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान के प्रारंभ होने की तिथि 26 जनवरी 1950। संविधान लागू होने की तिथि को भारतीय संविधान के कुल, ये साफ साफ दिया है देखिए दोस्तों, पहले क्या थी 8 अनुसूचियाँ रहीं, इसमें साफ साफ दिया है संविधान लागू होने की तिथि को भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन वर्तमान में इस समय टोटल कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूची हैं दोस्तों। इस समय 12 अनुसूची हैं। जब संविधान लागू हुआ था उस समय 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन अभी वर्तमान में क्या है 12 अनुसूची हो गई हैं। भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है। भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। जेनिंग ने भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा। जेनिंग ने। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। संविधान के लागू होने के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। संविधान के लागू होने के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा ब्रिटिश राष्ट्रकुल के एक अधिराज्य था। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा ब्रिटिश राष्ट्रकुल के एक आधिकारिक राज्य का था। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। भारत में वैध प्रभुसत्ता संविधान में निहित है। शासन की संघीय प्रणाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत स्थापित की गई। शासन की संघीय प्रणाली, ये देखिए दोस्तों, ये पूछा जाता है। शासन की संघीय प्रणाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत स्थापित की गई थी। भारतीय संविधान की रचना में भारत सरकार अधिनियम 1935 ने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा था। 1935 दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है भारतीय संविधान के प्रति जो है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1945 के अंतर्गत स्थापित हुआ और भारत सरकार का अधिनियम भी 1945 संविधान की रचना में प्रभाव बहुत अच्छा छोड़ा है दोस्तों। संविधान के स्रोत क्या क्या हैं देखिए दोस्तों, बता रहा हूँ। भारतीय संविधान ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से सर्वाधिक प्रभावित है। ऐसे पूछा जाता है कि ये भारतीय संविधान जो है किसके संविधान से ज़्यादा प्रभावित है, तो ग्रेट ब्रिटेन। प्रस्तावना में जो प्रस्तावना है हम भारत के लोग शब्दावली संयुक्त राष्ट्र चार्टर से ली गई है। कहाँ से? यही पूछता है कि प्रस्तावना में हम भारत के लोग यह शब्दावली कहाँ से ली गई है? संयुक्त राष्ट्र चार्टर से ली गई है। गणतंत्रीय व्यवस्था फ्रांस मतलब चौथे गणतंत्र के संविधान से ली गई है। गणतंत्रीय व्यवस्था फ्रांस से ली गई है दोस्तों। संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई है। 7वीं अनुसूची में वर्णित सूचियाँ 1935 के अधिनियम से ली गई है। 7वीं अनुसूची में वर्णित सूचियाँ 1945 से ली गई है। समवर्ती सूची में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली। पूछते हैं कि समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, तो समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है।
और ये देखिए दोस्तों, दूसरा अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान के मूल अधिकार स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, राष्ट्रपति का तीनों सेनाओं का प्रधान होना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था, मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, संसदीय विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां एवं विधि का शासन ग्रेट ब्रिटेन से संविधान से प्रभावित है। भारतीय संविधान में आपात उपबंध जर्मनी के वाइमर संविधान से ली गई है। पूछता है कि आपात कहाँ से ली गई है, तो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्दावली जापान के संविधान से ली, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान के संविधान से लिया गया है। संविधान के संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के पुराने संविधान से लिया गया है। संविधान का जो संशोधन है, कहते हैं कि संविधान में ये संशोधन हुआ, ये संशोधन हुआ, तो वो सब कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के पुराने संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान एवं कला संस्कृति के क्षेत्र में व्यक्तियों का मनोनय के उपबंध के लिए किए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान एवं कला साहित्य के क्षेत्र में व्यक्तियों का मनोनय के उपबंध से लिया गया है। स्विट्जरलैंड में लोग संविधान का संशोधन करने में भाग लेते हैं। जब संविधान में संशोधन होता है तो स्विट्जरलैंड में ही लोग जो है भाग लेते हैं। देश का सर्वोच्च कानून भारतीय संविधान है। पूछा जाता है देश का सर्वोच्च कानून क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारतीय संविधान। मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी ब्रिटेन की देन है। मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी जो है, ये पूछता है कहाँ से है, ब्रिटेन से है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। भारतीय गणतंत्र की यथार्थ संवैधानिक स्थिति 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने के समय एक प्रभुत्ता संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र की थी। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा यूएसए के संविधान से ली गई। पूछता है ये कि हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो यूएसए के संविधान से ली गई है। और एक चीज़ और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है, तो ये क्या है, भारत का है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। संविधान की प्रस्तावना में देखते हैं, प्रस्तावना का गणतंत्र शब्द यह स्पष्ट करता है कि भारत में वंशानुगत राजा की परंपरा का अंत हो गया है। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पूर्ण शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछता है कि संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, तो संविधान की कुंजी कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। ये देखिए दोस्तों, इसमें इस पॉइंट में दिया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा का संज्ञा दिया गया है। संविधान का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता को न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का अधिकार दिलाना है। संविधान का जो मुख्य उद्देश्य है, ऐसे पूछा जाता है कि भारतीय जनता को संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या क्या है, तो न्याय है, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का अधिकार दिलाना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत तथा इंडिया दोनों नाम उल्लिखित, ये भी बहुत पूछा जाता है दोस्तों क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत तथा इंडिया दोनों नाम उल्लिखित आपको मिलेंगे। भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक गणराज्य प्रणाली को अपनाया गया है। भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक गणराज्य प्रणाली अपनाया गया है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में अब तक मात्र एक बार 1976 में संशोधन हुआ। इसमें दिया देखो दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक मात्र एक बार 1976 में संशोधन हुआ है। प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधन किया गया। प्रस्तावना में ऐसे पूछता है कि प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा संशोधन किया गया, तो 42वां संशोधन है दोस्तों, संविधान संशोधन। प्रस्तावना में संशोधन करके समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। प्रस्तावना में संशोधन करके समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये शब्द जोड़े गए हैं। भारत को गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है
क्योंकि यहाँ राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी प्रधानमंत्री के पास है। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत हम भारत के लोग अर्थात जनता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य उसे कहते हैं जिसका अपना कोई धर्म ना हो। धर्मनिरपेक्ष राज्य, यही दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संविधान के निर्माताओं का मनोभाव और आदर्श उद्देशिका में प्रतिबिंब होता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था, संसदीय लोकतंत्र का अर्थ एक व्यक्ति और एक मत। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ये। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था, संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत। संविधान के कुछ भाग हैं दोस्तों, उसको पढ़ लिया जाता है। भाग 1 जो है संघ और उसके क्षेत्र हैं। इसमें देखिए दिया है भाग 1 संघ और उसके क्षेत्र। भाग 2 नागरिकता। भाग 3 मूल अधिकार। भाग 4 पूछता है, अधिकतर यही पूछा जाता है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व किस में है, तो भाग 4 में है। भाग 4 का में मूल कर्तव्य है। भाग 5 में संघ है। अध्याय 1 में कार्यपालिका है। अध्याय 2 में संसद है। अध्याय 3 में राष्ट्रपति के विधायी अधिकार है। और अध्याय 4 में आपका संघ की न्यायपालिका है। अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका। अध्याय 5 में भारतीय नियंत्रक एवं महालेखाकार। भाग 6 में राज्य है। भाग 7 में प्रथम अनुसूची के भाग ख से राज्य निरसित। और भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र। भाग 8 में दोस्तों पंचायत हो गया। और भाग 9 का में जो है, भाग 9 में पंचायत हो गया। भाग 9 का में नगर पालिका हो गया। भाग 10 में अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र किस में है, तो भाग 10 में है। जो इम्पोर्टेंट वही बता रहा हूँ दोस्तों। और भाग 17 आपका है, जो टोटल 22 हैं, जो भाग आपका 17 है वो राजभाषा से है। और भाग 22 आपका जो है संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में अधिकृत पाठ से निरसन है। संघ और इसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। अनुच्छेद 1 से 4 में संघ और इसका राज्य क्षेत्र है। भारतीय संघ का नाम इंडिया अर्थात भारत। संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट संघ की इकाइयों को राज्य कहा गया है। भारत के राज्य क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों। पहला है राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, सरकार द्वारा अर्जित राज्य क्षेत्र। यह 3 है। भारत के राज्य क्षेत्र जो है 3 है। राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, सरकार द्वारा अर्जित राज्य क्षेत्र। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार भारतीय संसद को है। नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसे है? भारतीय संसद को है। संविधान के 7वें संशोधन अधिनियम से पूर्व संघ में संबद्ध राज्यों की 4 श्रेणियां थीं। 1956 के अधिनियम के तहत राज्यों की 4 श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया। 1956 के जो अधिनियम था उसमें राज्य की जो 4 श्रेणियां थी उसको समाप्त कर दिया गया। जैसे राज्य को, संघ राज्य क्षेत्र को निर्धारित किया गया है। 2 श्रेणी समाप्त हो गई हैं। 4 श्रेणियों में से 2 समाप्त हो गई हैं और 2 हैं, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं। भारतीय संघ में नए राज्य को प्रवेश देने का अधिकार किसको है? संसद को है। आइवर जेनिंग ने भारतीय संघ को एक ऐसा संघ कहा है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। भारतीय संघ व्यवस्था को के.सी. ह्वीयर ने अर्धसंघीय कहा। भारतीय संघ व्यवस्था को किसने अर्धसंघीय कहा? के.सी. ह्वीयर ने। भाषीय आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग के संबंध में सर्वप्रथम एस.के. धर आयोग का गठन किया गया था। भाषा के आधार पर दोस्तों ये बहुत पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग के संबंध में
सर्वप्रथम किसका गठन किया गया था? एस.के. धर आयोग 17 जून 1948 को। और भाषाई आधार पर राज्यों का गठन, साफ साफ देखिए, वहाँ पर पुनर्गठन है और यहाँ पे भाषाई आधार पर राज्यों का गठन की मांग को लेकर पोट्टी श्री रामलुल्लू 15 दिसंबर 1952 को आंध्र प्रदेश में आमरण अनशन करते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। यही पूछा जाता है कि आमरण अनशन करते हुए किनकी मृत्यु हो गई थी? जो भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग कर रहे थे। यह भी दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। भाषाई आधार पर मतलब भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? भाषा के आधार पर साफ साफ पूछा जाता है ऐसे, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 को यह गठित हुआ था। आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर। 29 दिसंबर 1953 को गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के अन्य सदस्य के.एम. पनिक्कर तथा हृदयनाथ कुंजरू थे। ये भी पूछा जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग में जो सदस्य रहे कौन कौन? 2 सदस्य रहे दोस्तों, के.एम. पनिक्कर तथा हृदयनाथ कुंजरू। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर 1955 को प्रस्तुत किया था। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग ने भारतीय संघ को 16 राज्य तथा 3 संघ राज्यों के क्षेत्र में विभाजित करने की सिफारिश की। वर्तमान में दोस्तों इस समय जो है फिर वही जो है 28 राज्य और 7 संघीय क्षेत्र हो गए हैं। पहले शुरू में क्या था? पहले शुरू में 29 हो गए थे राज्य, अब फिर जो है 28 राज्य व 7 संघीय राज्य क्षेत्र हैं। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। मुख्य आयुक्त द्वारा प्रशासित होने वाला संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ है। मुख्य आयुक्त द्वारा, यह भी पूछा जाता है, मुख्य आयुक्त द्वारा प्रशासित होने वाला संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ है। उपराज्यपाल द्वारा प्रशासित होने वाले संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन है? उपराज्यपाल द्वारा, ऐसे पूछा जाता है कि उपराज्यपाल कहाँ कहाँ पर हैं? जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली, दमन दीव, पांडिचेरी तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह हैं दोस्तों। प्रशासक द्वारा प्रशासित होने वाले संघ राज्य क्षेत्र दादर नागर हवेली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रशासक द्वारा प्रशासित होने वाले संघ राज्य क्षेत्र दादर नागर हवेली और लक्षद्वीप हैं। गोवा को भारतीय संघ में 1961 में शामिल किया गया था। पूछते हैं कि गोवा को भारतीय संघ में कब शामिल किया गया? तो यह 1961 में शामिल किया गया। सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये भी पूछा जाता है। सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। भारतीय संघ में शामिल करके उसे सहचरी राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। दिल्ली के अतिरिक्त पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा विद्यमान है। भारत के चंद्रनगर माहे यन्नम और कारेकल को फ्रांसीसी सरकार ने 1956 में संधि द्वारा प्राप्त किया। संविधान में 7वां संशोधन 1956 केंद्र को भाषाई आधार पर राज्य पर पुनर्गठन की शक्ति देने के लिए किया गया। गोवा को राज्य का दर्जा 1987 में प्रदान किया गया। गोवा को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? 1987 में। वर्तमान में भारत में कुल 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में मूल संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। अब नागरिकता से देखिए दोस्तों, नागरिकता जो है अनुच्छेद 5 से 11 में है। नागरिकता जो है अनुच्छेद 5 से 11 बहुत इंपॉर्टेंट, टू द पॉइंट में बता रहा हूँ दोस्तों। यह पॉइंटर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, चाहे लेखपाल के लिए आप हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग UPSSSC के आयोग के माध्यम से जो भी भर्ती आ रही हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे ANM की भर्ती हो या स्वास्थ्य विभाग में कोई भी हो। भारतीय नागरिकता का समापन त्यागने पर
समाप्तिकरण पर और वंचित किए जाने पर हो सकता है। भारत में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है। पूछा जाता है भारत में कौन सी नागरिकता का प्रावधान है? इकहरी नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 तक दिया गया है। अक्सर पूछते हैं कि नागरिकता का संबंधित प्रावधान जो है किस में दिया गया है, किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो 5 से 11 में जो है आपका नागरिकता का संबंधित प्रावधान दिया गया है। प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता देने के संबंध में ML सिंघवी समिति का गठन किया गया। प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता, जो प्रवासी भारतीय उनको दोहरी नागरिकता देने के लिए ML सिंघवी समिति का गठन किया गया। संसद द्वारा निर्मित नागरिकता अधिनियम 1955 के अधीन भारतीय नागरिकता का अर्जन 5 प्रकार किया गया। जन्म द्वारा, देशीयकरण द्वारा, वंश परंपरा द्वारा, पंजीकरण द्वारा तथा अर्जित भूभाग विलयन द्वारा किया गया। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 पारित किया गया। इसके अनुसार जन्म के समय उसके माता या पिता में से किसी एक का भारत का नागरिक होना आवश्यक है। ये जो भारतीय नागरिकता अधिनियम जो है आपका, इसमें जो दिया है भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 पारित किया गया। चाहे माता पिता दोनों में से एक लोग भारत का नागरिक होना आवश्यक है। 1986 जो संशोधन हुए थे उसमें भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारत में जो एकल नागरिकता है वह कहाँ से लिया गया? अक्सर पूछा जाता है कि ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है, तो भारत की एकल नागरिकता की अवधारणा। और दोहरी नागरिकता संघीय सरकार की विशेषता है। दोहरी नागरिकता क्या है? संघीय विशेषता है, संघीय सरकार की विशेषता है दोहरी नागरिकता। वर्तमान में अक्सर यही पूछा जाता है कि वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं, तो वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। वर्तमान में आपके 6 जो मूल अधिकार हैं दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ। भारत ने मूल अधिकार आपका कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक है? मूल अधिकार 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक है। भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका में मौलिक अधिकारों की विचारधारा को ग्रहण किया। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम अमेरिका में पूर्ण संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया। संविधान सभा की मूलाधिकार परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। संविधान सभा साफ साफ यही पूछा जाता है कि संविधान सभा के मूलाधिकार परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 में वर्णित मूल अधिकार केवल नागरिकों को ही प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 17, 18, 20, 24 के अधिकार ऐसे हैं जो विधायी शक्तियों पर अत्यंतिक मर्यादा लगाते हैं, जिससे विधानमंडल उन अधिकारों के प्रयोग को विनियमित नहीं कर सकते हैं। मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध संरक्षण है। राज्य की सुरक्षा के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। राज्य की सुरक्षा के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों को आपातकाल में भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 359 के तहत निलंबित किया जा सकता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौलिक अधिकारों को आपातकाल में पूछा गया। मौलिक अधिकारों को आपातकाल में भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 359 के तहत निलंबित किया जा सकता है। मूल संविधान द्वारा 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। कितने अधिकार प्रदान किए गए थे? 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। ये हटा दिया गया था बाद में। वर्तमान समय में जो है ये संपत्ति का अधिकार जो है हटाकर इसको विधिक अधिकार कर दिया गया है दोस्तों। सबसे अधिक विवादास्पद मौलिक अधिकार जो है ये संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार सबसे ज़्यादा जो है विवादास्पदित रहा दोस्तों। भारतीय संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित कर सकती है। भारतीय संसद जो है मौलिक अधिकारों को संशोधित कर सकती है। गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया कि संसद मूल अधिकारों को संशोधित नहीं कर सकती है। संविधान के मूल ढांचे की
संकल्पना सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये भी बहुत पूछा जाता है दोस्तों। जो मूल ढांचा है वह किस वाद से मतलब दिया गया है, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। राज्य शब्द की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 12 में दी गई है। राज्य शब्द की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 12 में दी गई है। विधि शब्द की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 13 में दी गई है। संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत नहीं आता है। संविधान संशोधन जो है विधि के अंतर्गत नहीं आता है। भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के भाग 3 को कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये पूछते हैं कि भारत का जो है मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है, तो ये भाग 3 को कहा जाता है। निजता का अधिकार वह अधिकार है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है, लेकिन जिसे उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार बताया है। अस्थायी आवास भी वह अधिकार है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने उसे मौलिक अधिकार बताया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। मूलभूत अधिकारों की सूची में से 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार को हटाया गया है। मूलभूत अधिकारों में की सूची में से पूछा जाता है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन से हटाया गया, तो 44वें संविधान संशोधन से हटाया गया है। और एक चीज़ और पूछा जाता है कि वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। यह 6 अधिकार कौन कौन से हैं, देखिए दोस्तों साफ साफ दिखाई दे रहा है। मौलिक अधिकार जो है, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 और 35 में है। यही दोस्तों आपके 6 जो है मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृत और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो दोस्तों सबसे पहले हम समानता या समता का अधिकार जो 14 से 18 में है, उसमें क्या क्या आते हैं उसके बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। तो इसमें जो है हम समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 में है। विधि के समक्ष समानता के अधिकार में नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत निहित है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 में है। कानून का समान संरक्षण पदावली को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। विधि के समक्ष समानता शब्दावली ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधि के समक्ष समानता शब्दावली ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की गई है। सरकारी नौकरी में आरक्षण पूछा जाता है कि सरकारी नौकरी में आरक्षण जो है संविधान के किस अनुच्छेद से लिया गया है, तो यह नौकरियों में जो आरक्षण मिलता है ओबीसी, एससी, एसटी, जो ईडब्ल्यूएस, ये सब जो है किस संविधान के अनुच्छेद से है 16(4) से 16 के 4 में दिया गया है सरकारी नौकरी में आरक्षण। और शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण जो है वो 15(4) में दिया गया है, अनुच्छेद 15(4) में दिया गया है। संविधान में अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता की समाप्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है। इसके अनुच्छेद के तहत 1955 में संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया था। उपाधियों के अंत संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 18 में है। जो उपाधियां मिलती हैं, उपाधियों के अंत जो है संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 18 में है। अब दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22, इसमें देख लेते हैं। जो स्वतंत्रता का अधिकार है आपका जो है दूसरा मूल अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत दी गई है। मूल संविधान में अनुच्छेद 19 में 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वर्तमान समय
में स्वतंत्रता के 6 अधिकार का समाहित किया गया है। पूछा जाता है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वर्तमान समय में कितने स्वतंत्रता के अधिकार को समाहित किया गया, तो 6 अधिकारों को समाहित किया गया है। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता का अधिकार आपातकाल में स्वतः निलंबित हो गया। पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार आपातकाल में स्वतः निलंबित हो गया, तो अनुच्छेद 19 में। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड प्रदान नहीं किया जा सकता, यह प्रावधान अनुच्छेद 20 में है। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड प्रदान नहीं किया जा सकता, यह प्रावधान किसमें है, अनुच्छेद 20 में है। अनुच्छेद 20 व 21 को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। ये किसमें अनुच्छेद है, 359 में। सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष 2005 में पारित हुआ। सूचना का अधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, आरटीआई जो कहा जाता है, इसका अधिकार अधिनियम 2005 में पारित हुआ। शब्द चौथी सत्ता मतलब फोर्थ स्टेट का प्रयोग प्रेस और समाचार पत्र से होता है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है, बहुत बार जो है चौथी सत्ता यानी फोर्थ स्टेट का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो प्रेस और समाचार पत्र के लिए होता है। चुनाव लड़ने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार दोस्तों। चुनाव लड़ने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। भारत में मत देने और निर्वाचित होने का अधिकार एक विधिक अधिकार और अथवा वैधानिक अधिकार है। पूछा जाता है भारत में मत देने और निर्वाचित होने का अधिकार जो है एक विधिक या अथवा वैधानिक अधिकार है। 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है कब बनाया गया पूरे देश में और कब लागू किया गया, तो यह 1 अप्रैल 2010 को। दोस्तों तीसरा बता रहा हूँ आपको, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये किसमें है, अनुच्छेद 23 और 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। अनुच्छेद 23 द्वारा मानव का दुर्व्यवहार और बेगार तथा इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम को प्रतिषिद्ध किया गया है। और अनुच्छेद 24 में क्या है कि अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष तक के बालकों को संकटपूर्ण नियोजन में लगाने के प्रतिषिद्ध किया गया है। मतलब कारखानों में जो है 14 वर्ष तक के जो बालक हैं उनको नहीं लगाया जा सकता। यह किस में है, अनुच्छेद 24 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये दोस्तों जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वही मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। यह बहुत अच्छी बुक है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता की प्रदान की गई है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता धर्म के आधार पर दी गई है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक को जो मान्यता दी गई हो किसके आधार पर, धर्म के आधार पर दी गई है। नेक्स्ट है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29-30 में है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृत संबंधी अधिकार अनुच्छेद किस में है, तो 29 और 30 में है। संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार भारतीय नागरिकों तथा विदेशी नागरिकों दोनों को प्राप्त है। ये संस्कृत और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक दोनों को अधिकार है, दोनों को प्राप्त भी है दोस्तों। ये अनुच्छेद किसमें है, 29 और 30 में। अनुच्छेद 30 के अनुसार अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उसके प्रशासन का अधिकार भी प्राप्त है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट है संविधानिक उपचारों का अधिकार। संविधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 से 35 तक है दोस्तों। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय 5 प्रकार के प्रलेख जारी करता है। मतलब रिट जो है, न्यायालय जो है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे ही उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में मुकदमा कर सकता है। अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए रिट आदेश जारी, इसमें दिया है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए रिट आदेश जारी करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत प्राप्त है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट न्यायालय द्वारा उसी प्राधिकारी के विरुद्ध
जो किसी व्यक्ति को निरोध में रखता है जारी की जाती है। यह भी पूछा जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण। न्यायालय द्वारा परमादेश रिट किसी लोक सेवक को अपने सार्वजनिक कर्तव्यों के पालन हेतु आदेश देने के लिए जारी की जाता है। अधीनस्थ न्यायालयों को अपनी अधिकारिता के बाहर कार्य करने से रोकने के लिए न्यायालय द्वारा प्रतिषेध रिट जारी की जाती है। न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रिट अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय के निलंबन हेतु जारी की जाती है। न्यायालयों द्वारा अधिकार परीक्षा रिट जब कोई व्यक्ति अनधिकृत रूप से कोई लोकपद धारण कर लेता है तो जारी की जाती है। लोकहित PIL का जनक न्यायमूर्ति PN भगवती को माना जाता है। पूछा जाता है कि लोकहित का जनक किसे माना जाता है, तो न्यायमूर्ति PN भगवती को माना जाता है। संविधान के 44वें संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। पूछा जाता है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यही पूछता है कि कौन सा संविधान संशोधन है, तो 44वां संविधान संशोधन। वह मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वह मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 में हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये बहुत बार पूछा गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 36 से 51 में। और भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से सुनिश्चित करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य भारत में लोक कल्याणकारी राज्य स्थापना करना है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग से लिए गए हैं, तो भाग 4 से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान के भाग 4 में वर्णित है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 39 भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करता है। संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। पूछा जाता है कि ग्राम पंचायत जो है का गठन जो है किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 40 से है। संविधान के अनुच्छेद 40 से है। एक समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 से है। एक समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 से है। राज्य 0 से 6 वर्ष तक के शिशुओं के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करे, यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 45 में किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। राज्य 0 से लेकर 6 वर्ष तक के शिशुओं के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रबंधन करे, यह अनुच्छेद 45 में है। अनुच्छेद 48 का संबंध पर्यावरण तथा संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों रक्षा से संबंधित है दोस्तों। यह अनुच्छेद 48 का अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित निर्देशक तत्व अनुच्छेद 51 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा यह किस अनुच्छेद में है, 51 में है। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया गया। 42वें संविधान संशोधन से अनुच्छेद 39 जो है इसमें दिया है। अनुच्छेद 39 का समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि, यह अनुच्छेद 39 का है। मूल अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, जबकि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। क्या पूछ रहा है इसमें दोस्तों, देखिए साफ साफ बता रहा है कि मूल अधिकार जो है न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। दोस्तों आज के वीडियो में भारतीय इतिहास का पहला चैप्टर हम शुरू किए हैं,
जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। यह जो मैं टू द पॉइंट जो बताया हूँ पॉइंटर, यह एनम, लेखपाल जो ग्रुप सी की भर्तियां हैं उनके लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है।